Hello, good evening, friends. I'm Dr. Rita Savla. अच्छा, ओके। मैं डॉक्टर रीटा सावला हूँ, कंसल्टिंग होम्योपैथ। टुडे माय टॉपिक इज़ ट्रॉमा केयर मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ होम्योपैथी। थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सचर में बात करूँगी ताकि मैनी पीपल गेट वाई स्पेसिफिकली आज ट्रॉमा केयर मैनेजमेंट चूज़ किया था, क्योंकि आउट ऑफ अगर 10 कॉज ऑफ डेथ देखेंगे तो 8वां नंबर है एक्सीडेंट और चौथा नंबर है सुसाइड। सुसाइड को भी एक ट्रॉमा केयर ही करके हम लोग ट्रीट करना चाहिए। और अगर हम नेशनल लेवल पे जीडीपी लॉस देखेंगे तो 3% जीडीपी लॉस एक एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है उसके ऊपर। और annually 6% population of India get affected by some different type of accidents or trauma. So today we'll talk about two trauma, more on the physical trauma and psychological trauma. Physical trauma because of the accident, suicide, physical abuse, talk or disaster. अगर इवन एक्सीडेंट को फर्दर इफ़ आई ग्रुप इट डाउन तो स्प्रेन, हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं और सडनली कोई खड्डा आ गया और हमारा पैर को स्प्रेन हो गया, एंड इफ़ वी डोंट नो द राइट थिंग कि किस तरह से क्या करना चाहिए, तो एक ट्रीटमेंट का पार्ट रहता है इमीडिएट मैनेजमेंट, दैट्स अ फर्स्ट एड, एंड देन कंसल्टिंग अ डॉक्टर, अ राइट डॉक्टर, एंड अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर द ट्रीटमेंट। सो स्प्रेन है, फ्रैक्चर है, वुंड्स है, बर्न्स है, स्पोर्ट्स इंजरी जैसे कि टेनिस एल्बो है, लिगामेंट टेयर है, तो ऑल दिस इन एरियाज, गोल्फ एल्बो है, आई ईयर नोज इंजरी है। नाम तो बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं, बट उसकी इम्पैक्ट इफ़ नॉट ट्रीटेड राइटली, हाँ, दैट इम्पैक्ट कैन गो वेरी लॉन्ग। इंडस्ट्रियल इंजरी लाइक फायर और इंडस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं, सुसाइड एंड अगेन डिज़ास्टर। और हमें डिज़ास्टर का तो आजकल वो नेपाल का बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक का हम सुन रहे हैं। अगेन व्हेन आई वाज जस्ट सेइंग दैट कि इमीडिएट व्हाट हेल्प इज़ द फर्स्ट एड। लाइक अगर लिगामेंट टेयर हुआ है या स्प्रेन हुआ है तो उसको अगर रॉन्गली भी लिफ्ट किया देन इट कैन ऐड अनदर सेकेंडरी पेन और ट्रॉमा। तो राइज यू नो कि बिफोर जस्ट जैसे गिर गए हैं तो कैसे उसको लिफ्ट करते हैं, तो लाइक यू नो रेज द लेग, इफ इट इज पॉसिबल गिव द आइस कंप्रेशन इमीडिएटली, राइस यू शुड रिमेंबर एंड एलिवेट द राइस इज रेज आइस कंप्रेशन एंड एलिवेट। उसका राइस जो हम शॉर्ट फॉर्म है, हम जो चावल बनाते वो चावल नहीं नहीं वो चावल नहीं बनाते, वो शॉर्ट फॉर्म बना दिया कि हम लंबी लंबी पूरा रेज, आइस कंप्रेशन एंड एलिवेट, ये 4 शब्दों को याद रखने के लिए उसको एक एक फर्स्ट वर्ड लेके राइस बना दिया। ब्लीडिंग को स्टॉप करना ज़रूरी है, और वो भी सही टेक्निक से ब्लीडिंग को स्टॉप करना। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, हेड इंजरी में ब्लीडिंग स्टॉप किया तो गलत हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हमने वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप किया, इंटरनल इंजरी है, तो वो हेड में कंप्रेशन करेगी, तो इट विल ऐड अ प्रॉब्लम। तो वहाँ पर ब्लड बाहर निकल जाए वो अच्छा है, बट वही हाथ में है, पैर में है, अब्डोमिन में है, लेकिन अब्डोमिन में अगर कई बार ऐसे होता है कि कुछ वुंड है और कुछ बाहर निकल आया, तो उसको भी अगर वो बाहर निकाले हुए ऑर्गन को अगर हम फिट करने जाते हैं, क्योंकि हम उसके हमारी एक्सपर्टाइज नहीं है, वहाँ हम फिट करने जाते हैं तो वो कुछ रॉन्ग तरीके से हो जाएगा, तो एडिशनल प्रॉब्लम हो जाएंगे। लिफ्टिंग द पेशेंट राइटली, लाइक बड़े एक्सीडेंट में है, लाइक रोड एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट, तो उसमें पेशेंट को जोर से जो झटका लगता है या कार में से निकालते वक्त एक्सीडेंट के बाद, अगर उसका नेक को सपोर्ट नहीं किया, स्पाइन को सपोर्ट नहीं किया, इट विल ऐड एन एडिशनल इंजुरी। सो लिफ्टिंग द पेशेंट राइटली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और गोल्डन आवर, गोल्डन आवर में पेशेंट को किस तरह से राइट हॉस्पिटल में पहुंचाना ज़रूरी है। राइट हॉस्पिटल का मतलब है कि अगर मुझे हेड इंजरी है और मैं कोई ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में गई या गवर्नमेंट के कोई हॉस्पिटल में गई, वहाँ पे अगर उसकी ट्रीटमेंट नहीं है तो
तो वो लोग कोई बेसिक ट्रीटमेंट दे के मुझे बोलेंगे वापस, क्योंकि वहाँ पे कोई एक्सपर्टाइज भी, आजकल हम लोग एक्सपर्टाइज के ज़माने में जी रहे हैं, तो उसके रिलेटेड एक्सपर्टाइज नहीं, उसके पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और बहुत बार हम लोग सुनते भी है हमारे पास इसकी फैसिलिटी नहीं, तुम दूसरे डॉक्टर हॉस्पिटल में जाओ। फिर उसके हॉस्पिटल में जाने से क्या होता है, अरे टाइम जो निकल गया। सो यहाँ पे एवरी सेकेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो डूइंग द राइट स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं थोड़ा होम्योपैथी से हट के बात कर रही थी ट्रीटमेंट के, बिकॉज वो बेसिक थिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दूसरे सेकेंड वॉज अ फिजिकल ट्रॉमा के बाद में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, ये सारी फिजिकल ट्रॉमा लीड्स टू अ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। आई एम नॉट रिलेटिंग टू एनी अदर थिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि एक्सीडेंट की वजह से जो ट्रॉमा हुई, तो फिजिकल ट्रॉमा के बाद क्या क्या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो जाती है। इट कैन लीड टू लॉन्ग टर्म इलनेस। एक सिंपल फ्रैक्चर को अच्छे से ट्रीट नहीं किया, या स्पाइन इंजरी है उसको अच्छे से लिफ्ट नहीं करके हॉस्पिटल में नहीं लेके गए, इट कैन कम। कई बार तो बहुत छोटी बीमारियां ना बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द रॉन्ग हेल्प। फियर फैक्टर भी उसमें काम करते हैं। बैड इंसिडेंसेस इन द लाइफ, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, वो पूरे कई बार हमें मैंने कई बार अपने पेशेंटों को, मुझे रोड क्रॉस करने में डर लगता है। क्यों? मैंने किसी का देखा था रोड क्रॉस करे तो किसी ने उड़ा दिया, या अपने साथ कुछ हुआ है। हम दूसरों के भी उससे करते हैं और अपने साथ हुआ है। मेरे जो एक्सीडेंट के पेशेंट मेरे पास जो ट्रीटमेंट लेने आ रहे हैं, उनको उस जिस वजह से उनसे एक्सीडेंट हुआ है, अगर रेल से एक्सीडेंट हुआ है तो वो रेल में जाना नहीं चाहते हैं, नहीं हमें डर ही लगता है। एक पेशेंट थी जो ट्रेन में चढ़ते हुए गिर गई, कुछ भी नहीं हुआ उससे, लेकिन अब बोलते मैं ट्रेन में नहीं जाती हूँ। ट्रेन में जाने के नाम से वो डर रही है। और ये बात उसने कुछ मुझे 1.5-2 साल के बाद कहीं कुछ बातों में कुछ आया, एंड देन फिर उसकी ट्रीटमेंट की, एंड नाउ शी इज़ एबल टू गो दैट कि एवरीथिंग इज नीडेड द ट्रीटमेंट। फिजिकल अब्यूज़, ट्रॉमा रिलेटेड फिजिकल अब्यूज़ में इस तरह से देखती हूँ कि हमारे घर में अगर कोई ट्रॉमा पेशेंट है तो हम उसके साथ सिंपथाइज 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, लॉन्ग टर्म अगर उसको है, तो धीरे धीरे फैमिली मेम्बर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और उस फ्रस्ट्रेशन से एक नया डिजीज़ और नया प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। इट्स खाली उसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी स्टार्ट होते हैं, पूरी फाइनेंस पूरी बिगड़ जाती है, करियर का प्रॉब्लम हो जाता है, स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, ऑफिस में नहीं गए, फैमिली मेम्बर भी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल की वजह से जा नहीं सकते, तो वो एडिशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इन सब से बाहर कैसे आना है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल, जैसे मैंने अभी बताया, इट कैन हैव अ लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी, फाइनेंशियल लॉस, लॉस ऑफ करियर। ट्रॉमा की इम्पैक्ट अपने सेल्फ पे तो इतनी सारी है कि डिप्रेशन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, कम हो जाएगा, करियर लॉस हो जाएगा, रिलेशनशिप, फैमिली डिस्प्यूट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। बट अगर हमने अच्छे से उसको मैनेज किया है, तो हैपेजार्ड चीज़ें करना या मैनेजमेंट के साथ करना, दोनों के इम्पैक्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, एंड विच कैन लीड टू एन अर्ली रिकवरी एंड बैक टू नॉर्मल लाइफ। वाई होम्योपैथी? जनरली अगर ट्रॉमा होती है तो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, ऑफ कोर्स वहाँ पे ही लेके जाना चाहिए। वी आर नॉट सेइंग कि होम्योपैथी कैन डू एनीथिंग। होम्योपैथी की हर एक पैथी की अपनी मर्यादाएं हैं, तो वो मर्यादा को याद रख के हम ये बात कर रहे हैं कि उसको कहाँ लेके जाना चाहिए। राइट हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, इमीडिएटली फर्स्ट एड करना है वो भी करना चाहिए, और उसके बाद साइमल्टेनियसली होम्योपैथी का कैसे इस्तेमाल कर सकते। द होल पर्पज़ वॉज दैट कि कई बार होम्योपैथी वाज कंसिडर एज ए लास्ट में करते हैं, हर जगह से फेल हो गए और फिर लास्ट में आते हैं। जब लास्ट में आते हैं ऑलरेडी पैथोलॉजिकल इरिवर्सिबल चेंजेस हो गए हैं, या तो फिर वो रिकवरी के लिए फिर होम्योपैथी स्लो काम कर रही है। मैं अपने पेशेंटों को एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि घर में अगर कचरा है, रोज का रोज कचरा निकालेंगे और 1 महीने के बाद निकालेंगे, 1 साल के बाद निकालेंगे, तो उसका कितना वक्त लगता है? तो ये जो इंजरी है, हाँ, मैं उसका आगे जैसे हमारी प्रेजेंटेशन जाती रहेगी तो उसमें ये आता रहेगा। होम्योपैथी कैसे फाउंड हुई? ओरिजिनली हमारे जो वेदास है या हमारे पुराने जो शास्त्र थे, जो भारतीय शास्त्र थे, उसके अंदर कहीं होम्योपैथी का जिक्र हुआ था। हम लोग तो शायद वो भूल गए थे, लेकिन जर्मन के एक डॉक्टर जो एलोपैथ थे उस समय में, 200-250 साल पहले की बात है, वो
बहुत ही ज़्यादा एमडी थे, रिसर्च ओरिएंटेड माइंड था, एनालिटिकल माइंड था। तो अपनी पेशेंट के ट्रीटमेंट में देख रहे थे कि कई पेशेंट बार बार आ रहे हैं, मैं उनके अच्छे से ट्रीट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये क्या, नेक्स्ट टाइम आए तो थोड़ा एग्रीवेटेड सिम्टम लेके आए हैं, ऐसे क्यों हो रहा है। इसी प्रोसेस में जब भी उन्होंने सिंकोना बार्क करके एक मेडिसिन है जो मलेरिया के लिए काफ़ी यूज़ होती है, तो उन्होंने उसका एक रिसर्च करना, कहीं उनको कुछ पेपर आया, कुछ ओल्ड बुक्स पढ़ रहे थे, तो सिंकोना बार्क के बिटरनेस की वजह से मलेरिया के पेशेंट ठीक होते हैं। बोलते अरे ऐसे कैसे हो रहा है। उन्होंने वो सिंकोना बार्क लेना स्टार्ट किया, तो उनको भी सिमिलर लाइक मलेरिया के जो ठंडी बुखार आना, ठंडी लगना, पसीना होना, सिमिलर सिम्टम्स उनके भी स्टार्ट हो गए। फिर उन्होंने अरे ऐसा क्यों हो गया, जब मुझे तो मलेरिया नहीं है तो मुझे मलेरिया जैसे सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं। फिर सोचते सोचते प्रूविंग करते 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 उन्होंने एक सिंपल लाइक क्योर्स लाइक, सिमिलिया सिमिलिबिस क्यूरेंटर, उसके बेसिक प्रिंसिपल पे होम्योपैथी का इन्वेंशन स्टार्ट हुआ। और उसके बाद बहुत सारी रिसर्च के बाद बहुत सारी मेडिसिन का ये हो गया। होम्यो मतलब सिमिलर, पैथी मीन्स मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। व्हाट इज होम्योपैथी जो आप पूछ रहे थे, इट्स अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जहाँ पे पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करते हैं, जनरलाइज नहीं करते हैं। इंडिविजुअलाइज करने का मतलब कि अगर आपको हेडेक है और इनको भी हेडेक है, दोनों को हेडेक की वजह सन में से आए, इसकी वजह से आप दोनों को हेडेक हुआ, लेकिन आपका हेडेक प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग रहेगा, इनका प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग रहेगा। तो अगर एलोपैथी में जाएंगे तो आप दोनों के लिए एक पेन किलर मेडिसिन है, दोनों के लिए चलो क्रोसिन दे दी, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं होगा। हम लोग आपको किस तरह का पेन है, इनको लेफ़्ट साइड में होगा, शायद आपको राइट साइड में होगा, आपका थ्रोबिंग पेन होगा, इनका पल्सेटिंग पेन होगा। तो ऐसे अलग अलग ये इंडिविजुअलाइज कैरेक्टराइज करते, सिम्टम्स निकालते हैं आप दोनों को कैसे हम लोग इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं, और उसके बेस के ऊपर उसकी आपकी कंस्टिट्यूशन मेडिसिन ढूंढ के वी कैन गिव द होम्योपैथी। दिस इज़ द डिफरेंस। एंड यही डिफरेंस के ऊपर एक बीमारी के लिए हज़ारों मेडिसिन है। सो एंड विच इज़ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, मतलब लाइक क्योर्स लाइक। पेशेंट एज अ होल ट्रीट किया, जैसे उसके हेड से टोस्ट लेके पूरे के पूरे चीज़ों के बारे में पूछा कि देयर आर टू मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, अक्यूट के लिए अलग तरीका है और क्रॉनिक के लिए अलग तरीका है। अक्यूट के लिए भी हम लोग हेडेक है तो चलो एक प्रिस्क्राइब कर दे, ऐसे नहीं, उसको भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। लोग जाते होम्योपैथ के पास, एलोपैथ के पास गए तो 5 मिनट में बाहर आते हैं, होम्योपैथ के पास अंदर गए तो कम से कम 15-20 मिनट। कितना प्रश्न पूछा, रहे मेरे सर में दर्द है तो मेरा खाने का लाइकिंग से क्या मतलब है, मेरे थर्स्ट से उसका क्या रिलेशन है, मेरे स्लीपिंग पैटर्न से उसका क्या रिलेशन है, मेरे स्ट्रेस से उसका क्या रिलेशन है, सारी चीज़ें पूछ पूछ के देन एक जनरलाइज करके उसको एक मेडिसिन दी। अब हम ट्रॉमा केयर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग फिजिकल सिम्टम्स को भी ट्रीट करना है एंड प्लस इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल, और दोनों स्टेप साइमल्टेनियसली जाने चाहिए। जैसे कि इमीडिएट ट्रीटमेंट होगी, फिर पोस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट होगी। जनरली होम्योपैथी में हम एक ही मेडिसिन देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, लेकिन कई बार हमें उसके सपोर्टिंग मेडिसिन भी देने पड़ते हैं, विच वी हैव अ रूल ऑफ 10 टाइप ऑफ डिफरेंट मेडिसिन रूल्स, उसके हिसाब से हमें ये कर रहे हैं। फिर पेन मैनेजमेंट, फिर साइकोलॉजिकल एंड सपोर्ट विद द फिजियोथेरेपी। दिस इवन द एलोपैथी डॉक्टर विल ऑल्सो सेज द सिमिलर थिंग, बट डिफरेंट यहाँ पे ये आ जाएगा कि हम उसको पेशेंट को इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं, वहाँ पे वो जनरलाइज हो रहा है। जैसे आगे भी मैंने पहले कहा, वापस फिजिकल सिम्टम्स है, डायग्नोसिस है, नोइंग द माइंड, फीलिंग, सेंसेशन, पास्ट हिस्ट्री, बर्थ हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, स्लीप, ड्रीम्स, बहुत सारी चीज़ें उसको ध्यान कर करके उसको इंडिविजुअलाइज करेंगे। और होम्योपैथी वर्क्स बियॉन्ड द कॉज। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, रोड एक्सीडेंट हो गया,
तो वो रोड एक्सीडेंट होने की रीज़न क्या थी? 10 लोग जा रहे थे, एक पर्सन को क्यों हिट हुई? Why that person became the victim? What he was attracting to that? That's once what we saw talk about the knowing the process of that person's whole soul activity. So जब हम होम्योपैथी में पेशेंट आता है, हम जैसे कि मैं करती हूँ कि पेशेंट का पूरा चार्ट बनाती हूँ और वो पास्ट हिस्ट्री से मुझे पता चलता है कि इस पेशेंट को फ्यूचर में भी क्या हो सकता है, क्योंकि आई नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पेशेंट नाउ वेरी वेल. तो उस कॉन्स्टिट्यूशन से मुझे अच्छे से पता है कि कई पेशेंट बच्चे लोग रहते हैं वो बार बार गिरते रहते हैं. वी नो दैट क्या, अरे ये तो खेलने गया तो ज़रूर लगा के आएगा. तो उसकी वो कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो बार बार गिरना उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. 4 बच्चे साथ में खेल रहे, यही क्यों गिर रहा है? हम लोग 10 दिन पिकनिक पे जाते हैं तो एक पिकनिक के बाद में बोलेगा अरे नेक्स्ट डे मुझे बुखार आ गया. ऑल सब लोगों का फन सेम था, सब लोग ने सेम खाना खाया, सब लोग सेम एनवायरनमेंट में थे. वाई दिस पर्सन? बिकॉज दैट्स वेयर हिज वीकनेसेस आर देयर, हिज सेंसिटिविटीज, या हिज पर्सनालिटी इज लाइक दैट, हिज सेंसिटिव टू दैट. तो वो सब अगर हम जान के ट्रीटमेंट करते, दैट्स व्हाई आई सेड होम्योपैथी वर्क्स बियॉन्ड द कॉज. और ट्रस्ट मी, इट्स नॉट ईजी साइंस. अगर मुझे एलोपैथी प्रैक्टिस करनी है तो मुझे बहुत आसान लगेगा. जितने भी पेशेंट आए, मलेरिया के पेशेंट आए, तो मेरे पास उसके टाइप ऑफ मलेरिया के हिसाब से फिक्स मेडिसिन है, या तो उस मेरे पास वो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के हिसाब से 4-5 वेरिएंट ब्रांड नेम्स अलग अलग है. बट होम्योपैथी में ऐसा नहीं है. हाउ आई वर्क, एंड आफ्टर 18 years ऑफ एक्सपीरियंस, होम्योपैथी इज़ मोर ऑफ द स्पिरिचुअल मेडिसिन फॉर मी. एटलीस्ट मेरे लिए वो एक स्पिरिचुअल मेडिसिन है. सिर्फ पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन नहीं देना है, साथ में उसको अफेक्टिंग फूड एंड डाइट भी उसको साथ में होनी चाहिए. उसके एक्सरसाइज, ट्रॉमा पेशेंट की बात कर रहे हैं, फिर उसकी काउंसलिंग, नीडेड काउंसलिंग एंड चेंजिंग इन द लाइफस्टाइल, वो भी उसको ईजीली होना चाहिए. अगर वो डिफ़िकल्टी से, रेजिस्टेंस से कर रहा है तो उसको किस तरह से ईजीली ट्रीटमेंट में काउंसलिंग से उसको ढाल के उसको करा दे, ताकि ही कैन लिव बेटर लाइफ विदाउट एनी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट टू द लाइफ. सो दिस ऑल 5 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो साइमल्टेनियसली जाने चाहिए. बहुत बार क्या होता है, एक पेशेंट है वो मल्टीपल डॉक्टर्स के पास जाता है, डाइटिशियन के पास गया, फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, काउंसलर के पास गया, उसका फिजिशियन के पास गया, सर्जन के पास जाता है. जितने ज़्यादा डॉक्टर के पास जाएगा उतना ज़्यादा हर कोई डॉक्टर अपने अपने तरीके से सोचेगा, और उस सोचने के तरीके में एक्सेप्ट द फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि वहाँ पे इक्विपमेंट्स रहते हैं जो जनरली हमारे पास नहीं है, तो उसको हर टाइम उसकी स्टोरी करनी है. फिर 2 डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका भी एक कोई इंटरप्रिटेशन गलत होता है. उस डॉक्टर ने वो अंडरस्टैंडिंग से ये दिया, एंड व्हेन इट कम्स टू द फिजिशियन बोलता है ये नहीं, ऐसा नहीं था, या इसे इट्स लेट इट बी न. मैं उसको कितना, एक डॉक्टर को क्रिटिसाइज करना भी अच्छा नहीं लगता है कि अरे मैंने रेफर किया. तो देन हु इज़ द विक्टिमाइज? एडिशनली द पेशेंट इज एट द सफरिंग. सो आई हैव एक्सपर्टाइज इन ऑल दोज थिंग्स. सो मैं पर्टिकुलरली इवन फिजियोथेरेपी रहता है तो मैं भी पेशेंट डॉक्टर से बात करती हूँ कि इसको डिस्कस करके ये इतने में ही उसको, बिकॉज दैट इज एज पार्ट ऑफ पेशेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन. हर एक पेशेंट को हर एक फिजियोथेरेपी के स्टेप्स पसंद नहीं आते हैं. इस बॉडी कैन नॉट, पसंद का मतलब है बॉडी कैन नॉट टेक दैट. मेरे पास एक पेशेंट था, ही हैड फॉलन फ्रॉम द वाइल प्लेइंग एंड ही हैड अ नी फ्रैक्चर. नी फ्रैक्चर के बाद कुछ सर्जरी हुई, 6 वीक का प्लास्टर लगा. उस प्लास्टर के बाद व्हेन वी स्टार्टेड टेलिंग हिम स्टार्ट वॉकिंग, थोड़ा लिम्पिंग वगैरह करना, एंड एज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज के वो नी को जल्दी जो फ्रोज़न होता है 6 वीक के प्लास्टर के बाद थोड़ा स्टिफनेस आती है. वो स्टिफनेस को ब्रेक करने के लिए पेशेंट वाज एक्सट्रीमली, वो फिजियोथेरेपिस्ट मेरे के पास जाता था, वो पेशेंट मेरे पास तब भी वही स्टेज में आया था, डॉक्टर ही इज़ सो स्टिफ, मोमेंट में उसको टच करूं ही बिकम स्टिफ, ही डजंट अलाउ मी टू टच. और अगर मैं ऐसे स्टिफ पेशेंट को कुछ भी करने गई, एंड व्हाट इफ़ ही ब्रेक्स वंस अगेन, तो मैंने बोला ओके सेंड इट टू मी. एंड देन आफ्टर दो केस हिस्ट्री के बाद पता चला
कि उसने जो गिरने की पैटर्न थी उसमें कहीं स्टिफनेस वर्ड आता था. एंड देन moment the treatment went, the physiotherapist was very happy. 4 weeks of physiotherapy did not help it. With homeopathy, within 2 weeks he was fine, back to the normal to walk. So this was the whole impact, which understanding कि why patient is not supporting to that treatment. और उसका वो एक psychological background लेके जो treatment मैंने किया था, and he got better. Few medicines के नाम दूँ कि there are thousands of medicines. एक जस्ट पेशेंट यहाँ पे जस्ट टॉक है तो सडनली कि आपको इमीडिएटली आप क्या कर सकते हैं. ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर. बट आप एक इंस्टेंट कुछ क्या रख सकते हैं इसके लिए मैं बताती हूँ. आर्निका सब लोगों को, मोस्टली सब लोगों को पता है कि आर्निका क्या है. जैसे ही कुछ पेन हुआ, कुछ गहे ब्रूजेज आए तो यू कैन गिव द आर्निका. बट अभी होम्योपैथी का एक ट्रिक बताती हूँ. वी हैव अ पोटेंसीज, 30 potency, 6 potency, 200, 1000, 10,000, beyond that. So वो पोटेंसी में क्या पोटेंसी देनी चाहिए ना. एक दूसरे इसी के रिलेशन में एक एग्जांपल बताती हूँ. मेरे पास एक पेशेंट था, मैं उसकी कंस्टिट्यूशन में आई वॉज 100% श्योर कि इसकी कंस्टिट्यूशन मेडिसिन सेम ही है. मैंने उसको एक पोटेंसी दी. फॉर 15 days पेशेंट रिस्पॉन्डेड वेल. एंड देन उसी में आई से अगर ये रिस्पॉन्ड वेल करे, लेट मी कंटिन्यू विद दैट पोटेंसी. And patient became status quo, not improving, not improving. Still I tried, let me see 1 more week. Patient was not improving. फिर मैं वही सोच के then I was started something कुछ हुआ तो मैंने बोला let me jump 1 more potency. No, I jumped 1 more potency, and then he was tremendous good response. So where I was just giving the example now, by 30 potency he became a slow to react. Beyond 1 point he was not able to go, and having a higher potency he could jump. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पेशेंट टू पेशेंट. एक पेशेंट था जिसको मैंने हायर पोटेंसी केस पर हायर पोटेंसी, अरे दूसरे दिन ही केम विद सच अ सीवियर एग्रीवेशन. और मैं रिपेंड कर रही थी कि वो एग्रीवेशन लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 3 weeks. एंड ही वॉज वेल एजुकेटेड पेशेंट, कुड सस्टेन एंड अंडरस्टैंड दैट ओके आफ्टर 3 weeks आई विल बी मोर बेटर, आई विल बी इम्प्रोवाइजिंग इट. बट इफ ही वुडंट हैव टेकन दैट पेन टू बी विथ मी बिकॉज इट ऑल एग्रीवेटेड. सो हैविंग अ रॉन्ग पोटेंसी, it all depends upon the patient's state. But ये फिर decide कैसे करें? With the case history. अच्छा. Yeah. More or less this is for so many patient अच्छा हो गया तो you treat. No. जब हम केस टेकिंग लेते हैं और पेशेंट को जब समझते हो, then we come to know this is the potency, because according to that potency also थोड़े symptoms change होते हैं. But why I give you the example was a right potency. राइट मेडिसिन विद द लो पोटेंसी एंड हाई पोटेंसी में क्या होता है. दैट्स वाई व्हाट विच पोटेंसी ऑफ आर्निका यू विल गिव. डज द पेशेंट नीड 30 पोटेंसी, डज द पेशेंट नीड 200, डज द पेशेंट नीड 1000. सो देयर वेयर द रोल ऑफ डॉक्टर कम्स टू डिसाइड दैट. या एलोपैथिक में क्या है, एक पिल देता है, उसका जो पेन है जो भी है वो सबसाइड हो जाता है. ऐसा ही होम्योपैथी में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए भी कोई दवाई दिए तो उसको कॉन्फिडेंस भी होता है होम्योपैथी में. यस, होम्योपैथी में ऐसा दिमाग में बिठा दिया गया कि इट टेक्स लॉन्ग टाइम. तो इसके लिए क्या, इट डजंट टेक लॉन्ग टाइम एट ऑल. मैं वही अगर आर्निका में अगर हम लोग थोड़ा ये करेंगे कि मल्टीपल ट्रॉमा ब्रेन इंजरी का जो पेशेंट है, हाँ, वो पेशेंट बिल्कुल एलोपैथी को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं. एंड दे वर्क वंडरफुली विथ होम्योपैथी अक्रॉस द वर्ल्ड. हाँ, ये पेशेंट को होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं. MTBI का पेशेंट आया एंड आर्निका इज़ यूज्ड इन डिफरेंट पोटेंसी एंड गिव्स अ वंडरफुल रिजल्ट. अदरवाइज दिस पेशेंट फॉर द एलोपैथी इज ऑलवेज अ चैलेंज and always a bedridden patient. And with homeopathy it gives wonderful result. But it's what potency, how to do it needs it's an expert's job. You cannot take it with every. So like arnica is such cases are documented. Yes. What I'm talking is all documented. Yes. This MTBI is documented not only in India but in US also. They have been experimented doing, and after that this is the part of research what I am talking it about. So these are the patient, like they will be very sensitive.
won't allow the touch. Any fracture patient also doesn't allow to touch, but then he has a different way of talking. So, but of course, the arnica is a like a painkiller for homeopathy. It also, so many times we give the sports people, or you are going to know that you are going to have a heavy exercise or going for a trekking or something, or taking a preventive dose of arnica also helps for the post exercise injury what we have the pain, या जो थकान होती है, बॉडी क्रैम्प करती है, उसके लिए भी आर्निका इज़ वेरी गुड मेडिसिन. बट एक्सीडेंट और इंजरीज के केस में फर्स्ट आर्निका का सोचना ज़रूरी है. बेलाडोना हमारी होम्योपैथिक क्रोसिन. कई बार अगर पेशेंट को एज ए डॉक्टर तो हम लोग बोलते हैं अगर कुछ मेडिसिन नहीं है, जैसे ये सारी मेडिसिन हम हमारे होम किट में भी रख सकते हैं. तो पहले बच्चे को ज़्यादा देते थे. हाँ, यस, क्रोसिन, या इट्स अ होम्योपैथिक क्रोसिन. जैसे आर्निका इज़ अ होम्योपैथी पेन किलर, वैसे बेलाडोना इज़ होम्योपैथी क्रोसिन. बेलाडोना का पेशेंट कैसे रहेगा उसको इंडिविजुअलाइज करेंगे. इट इज़ इंजरी की वजह से ब्लीडिंग हो गई है, तो उसके हॉट फ्लशेस रहेंगे, बहुत ज़्यादा थ्रॉबिंग पेन है, ज़्यादा गर्म हो गया, बर्निंग पेन है, वायलेंट है, तो ये सारे सिम्टम्स ये हो जाएंगे. बेलाडोना पेशेंट हैज़ टू बिकम रेड हॉट फ्लशेस की वजह से, एंड दैट रेडनेस हैज़ टू बी इज अ बेलाडोना पेशेंट. बेली स्पर्नी इज़ अ रेलवे स्पाइन. जो पेशेंट रेलवे एक्सीडेंट या ट्रेन कार एक्सीडेंट या रोड एक्सीडेंट के जिनका स्पाइन को ज़्यादा इंजरी हो गई है, उनके लिए इज़ अ वेरी गुड पेशेंट. या ऊपर से कोई गिर गया इन केस ऑफ सुसाइड और वॉट एवर मे बी, जहाँ पे डीपर टिश्यू डैमेज हुए हैं, टेंडन डैमेज हुए हैं, और इंजरी इज़ वेरी डीप इनसाइड विथ हार्डनेस, जहाँ पे आर्निका का काम नहीं होता है, जहाँ पे आर्निका सपोर्ट नहीं कर रही है, तो सेकेंड थॉट ऑफ रेमेडी इज बेली स्पर्नीज. कल्केरिया फॉस. कल्केरिया फॉस का पेशेंट कैसे रहेगा? लीन, थीन, डार्क, वेरी फास्ट टू एक्ट, वेरी फ्रेंडली. जहाँ पे दिस पेशेंट्स अट्रैक्ट मोर ऑफ द बोन इंजुरीज, बोन ब्रूइसेस, जहाँ पे फ्रैक्चर बहुत स्लोली हील कर रहे हैं, वेयर कल्केरिया फॉस प्लेज अ वेरी गुड रोल. और जो पेशेंट को हिस्ट्री रहती है कि उसके 2 दिन में, जनरली हमारी कोई भी हमें छोटा मोटा कुछ लगता है तो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है. अगर कोई पेशेंट बोलता है मुझे 4 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं, ऐसे पेशेंट को अगर कोई एक्सीडेंट या कुछ इंजरी हो गई है तो उसके लिए कल्केरिया फॉस इज़ द बेस्ट मेडिसिन. मैंने वो पेशेंट जो स्टिफनेस वाले पेशेंट की बात कर रही हूँ, आई हैड गिवन हिम कल्केरिया फॉस. कैलेंडुला हमारी बिटाडिन, आयोडीन, एंटीसेप्टिक की जो बात कर रहे हैं, कैलेंडुला इज़ वन ऑफ द एंटीसेप्टिक मेडिसिन. जो बर्न की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बर्न ऑन लगाते हैं, इट कैन बी यूज एज एक्सटर्नल एप्लीकेशन. अभी तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन बहुत अच्छे मॉडिफाइड क्रीम वगैरह में भी आती है, जो कट्स एंड बर्न्स को अच्छे से, जहाँ पे आप बिटाडिन कोई भी क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने की बात करें, वेयर यू कैन यूज़ द कैलेंडुला, एंड इट इंटरनली भी उसको ले सकते हैं. स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है. नाउ कॉस्टिकम. कॉस्टिकम इज़ अ बर्न इंजुरी. बर्न पेशेंट के लिए, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री बर्न पेशेंट के लिए इट्स वेरी वेरी गुड पेशेंट. ब्लाइंडली वी कैन स्टार्ट गिविंग द बर्न पेशेंट को कैलेंडुला टू अर्ली रिकवरी के लिए. इट शुड बी गिवन इंटरनली and it should be the first line of treatment. जैसे आर्निका, बेलीज, कल्केरिया फॉस, they are the first line of treatment. Secondary are supported by the constitutional medicine. बर्न के अलग अलग कोई भी प्रकार का बर्न हो, but then again the potency also makes a difference which where the experts come. Hypericum is a nerve remedy. जहाँ पे नेल बाइट हो गया, ये पहले के ज़माने में खिले लग गए, ये लग गए, वहाँ पे हाइपरिकम वॉज अ गुड. सेम वे इन द एक्सीडेंट और पोस्ट सर्जिकल, जहाँ पे बोलते नर्व पेन हो गया और किसी को स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया है, तो जहाँ पे वो पेन कंटिन्यूस रहता है, वेयर द हाइपरिकम प्लेज अ वेरी वेरी गुड रोल. आफ्टर द रूट कैनाल, डेंटल सर्जरी, जहाँ पे पेन सबसाइड नहीं हो रहा है,
और इफ़ यू वांट टू से कि पेशेंट को रूट कैनाल करने जाना है तो उसको बिफोर दैट 1 आवर इफ ही टेक्स द हाइपरिकम, एंजाइटी भी कम होती है। no रिलेटेड टू एंजाइटी no 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 it is related to the nerve pain. रूट कैनाल पेन हो रहा है। हाँ, इट कैन यू नो, अगर आपके पास आपको डेंटल डॉक्टर के पास जाने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, सर्टन रीजन से आप नहीं जा पा रहे हैं, देन हाइपरिकम कैन बी द बेस्ट ड्रग। नहीं 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 नहीं, इफ़ यू टेकन द पेशेंट हु आर वेरी सेंसिटिव, जिनका पेन, ऑफ कोर्स रूट कैनाल विल बी डन अंडर द एनेस्थेसिया, बट स्टिल सम पेशेंट कम्स अंडर वेरी सीवियर पेन, उनको लिए हाइपरिकम इज अ वेरी गुड। व्हेन डेंटिस्ट कम्स, दे मेनी डेंटिस्ट यूज द हाइपरिकम। अगर फर्स्ट टाइम पेशेंट के हेवी डोज ऑफ एनेस्थेसिया जब देना पड़ता है तो उसकी मात्रा कम करने के लिए भी हाइपरिकम इज अ गुड मेडिसिन। ब्लीडिंग रेमेडी, दैट वी हैव मल्टीपल ब्लीडिंग रेमेडीज लाइक इपिकेक, वेयर जहाँ पे ब्लीडिंग छोटे से वुंड में से ज़्यादा ब्लीड हो रहा है, प्रोफ्यूज ब्लीड हो रहा है, जैसे कि अगर कोई बच्चा खेलने गया है और वो गिरता है और उसको बोलते अरे जरा सा लगा, जरा सा गिरा और उसको नोज ब्लीड हो रही है, यहाँ पे कहीं छोटा सा कट हुआ तो अरे इतना सारा खून, तो वेयर देयर इज अ बेलिस्पर्निस, फॉस्फर इज अनदर रेमेडी वेयर वेरी स्मॉल वुंड रहेगा, हाँ, विच ब्लीड्स वेरी। मिलीफोलिनियम, पोस्ट डिलीवरी जिसके या पोस्ट सर्जिकल ब्लीडिंग का बंद नहीं हो रहे, वेयर देयर प्लेस मेजेरियम इज अ आई ब्लीडिंग, कि कोई रीज़न से आई को लग गया या पोस्ट सर्जिकल आई प्रॉब्लम है जहाँ ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, मेजेरियम प्लेज अ वेरी गुड। एपीज, इंसेक्ट की वजह से कुछ पेन है या ब्लीडिंग है। आई एम नॉट डिटेलिंग अबाउट द मेडिसिन बिकॉज दिस इज नॉट द एरिया और प्लेटफॉर्म टू टीच यू मेडिसिन और द होम्योपैथी रेमेडी, जस्ट जेस्चर्स ऑफ कि कहाँ कहाँ कि हमारे पास कितना रिच होम्योपैथी मेडिसिन है कि जहाँ पे इंडिविजुअलाइज करके पेशेंट को ये सारी चीज़ों में इट कैन हेल्प सो ब्यूटिफुली फॉर द अर्ली रिकवरी ऑफ द पेशेंट, और दिस कैन गो साइमल्टेनियसली विथ एलोपैथी। जनरली बोलते हैं कि एलोपैथी और होम्योपैथी साथ में नहीं जाती है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट गोज साइमल्टेनियसली विथ एलोपैथी एंड इट शुड गो, सो द अर्ली रिकवरी, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ऑल दैट कैन बी प्रिवेंटेड, which has to be followed by the constitution medicine, whatever the type of reason it is। एकोनाइट है तो फियर की वजह से हुआ है, या सडन लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर, डिज़ास्टर जैसे सिचुएशंस में। आई एम जस्ट कहें कि कितने अलग अलग टाइप की वो सिचुएशन, ट्रॉमा के सिचुएशन के रिलेटेड बाकी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्रोकन रिलेशनशिप, ट्रॉमा के बाद में अगर कोई ब्रोकन रिलेशनशिप है तो स्टेफिस ऑरिया कुड बी द गुड वन, बट ऑफ कोर्स दिस कुड बी द व्हाट आई हैव गिवन द नेम ऑफ लाइकोपोडियम, सोरेनियम, कालीब्रोम, नाजा, नाइट्रम सल्फ, अलग अलग जो सिचुएशन में मैंने नाम दिए हैं और अलग अलग 1-2 वर्ड्स में उसकी सिचुएशन एक्सप्लेन किए, इट डज नॉट मीन कि दिस आर द ओनली रेमेडीज। यस, दिस आई वॉज टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ इट। तो ये साइकोलॉजिकल पार्ट से पोस्ट ट्रॉमा अगर जो जो साइकोलॉजिकल इश्यू हो रहे हैं उसके रिलेशन में ये थोड़ी मेडिसिन के नाम मैंने बताए हैं, बट देन कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन देने के हिस्ट्री लेने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन कुछ अलग भी हो सकती है, इट नॉट बी 100% दिस, इट कैन बी ऑफ वेरी फ्यू 1 or 2% पेशेंट के लिए ये मेडिसिन होगी। दिस इज द मेन टॉपिक विच आई वॉन्ट टू टॉक नाउ, डॉक्टर वर्सेस सेल्फ मेडिकेशन। जैसे पहले मैंने वो पोटेंसी की बात की थी, डॉक्टर्स जैसे कि अगर हमें कुछ कंप्यूटर की बात है, हम बेसिक तो जान ही जाते हैं, बट उसके अंदर हम एडवांस में कुछ करना चाहिए, रिपेयरिंग वर्क, हम उसको ज़्यादा बिगाड़ेंगे कि ठीक करेंगे? जनरली ज़्यादा बिगाड़ देंगे। बेसिक चलो हमें ऑपरेट करना था, जैसे मैंने फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की थोड़े बेसिक ड्रग्स बताए, बट उसको भी जानने के लिए थोड़ा अच्छे से थोड़ा डीपर नॉलेज उसका भी होना ज़रूरी है। हैप्पीज़ार्डली देने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। हम लोग डॉक्टर लोग पेशेंट को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं, और होम्योपैथी में बोलते हैं अरे हिस्ट्री ऐसा नहीं रहता है। वी विल नॉट ओनली टेक द हिस्ट्री, वी विल चेक द पेशेंट, वी विल ऑब्जर्व द पेशेंट। आप इस तरह से बैठे, ये इस तरह से बैठे हैं, वो उस तरह से बैठा है, और इवन सिटिंग द वे मेथड ऑफ सिटिंग इज ऑल्सो कैरेक्टराइज टू दैट पर्सन। आप ये हाथ इस तरह से फोल्ड करके बैठे, ये हाथ इस तरह से करके बैठे हैं,
पैर किस तरह से पोजीशन में, ये इनके पैर हिल रहे हैं, दिस इज ऑल कैरेक्टराइज ऑफ द पर्सन. दैट इज ऑब्जर्वेशन, हिस्ट्री, ऑब्जर्वेशन, चेकिंग द पेशेंट. Even we also need investigations, but the percentage of investigation होम्योपैथ कम कराता है एलोपैथ से, वो बात अलग है. मैं यहाँ पे कोई किसी भी पैथी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, but the way the homeopathy works wonderful. Even our prime minister is promoting homeopathy nowadays. So self medication, even for the allopathy you should never do that. Always consult. Even एक क्रोसिन भी लेनी है ना, consult the doctor. He may charge you something, but then वो बहुत ज़्यादा चीपर है कंपेयर टू सेल्फ मेडिकेशन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं. लीगली भी ना केमिस्ट किसी को प्रिस्क्राइब कर सकता है, ना कोई लेमैन. कई बार हम अपने फ्रेंड्स के ने सलाह दी, अरे मेरे को ऐसा दिया था, मेरे डॉक्टर ने ये ला, अभी तू भी ये ले ले. बट उसका पेन और आपका पेन मे बी द हेडेक. आपको माइग्रेन का हेडेक, इनको साइनस का हेडेक है, दोनों ही पीरियोडिकली आते हैं. उसका माइग्रेन का रीज़न अलग है, इसके माइग्रेन का रीज़न अलग है. तो हाउ कैन उसकी मेडिसिन आपके कैसे काम में आएगी? तो यू शुड नेवर डू दैट. सेकेंड थिंग, सेल्फ मेडिकेशन या मेडिकेशन विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स वगैरह की वजह से, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम भी होता है, उसके बाद में हमारा कोई एनालिटिकल माइंड नहीं रहता कि हम उसको कोरिलेट करके भी डॉक्टर को बताएं. And that is then doctor is misguided कि whether they were the original symptom and this is the medicinal additional because of the medicine. वो अगर दो चीज़ें नहीं पता है, then which adds another problem for who is the sufferer? Patient. Multiple medication. Even homeopathy में देर आर मेडिसिन बॉटल्स यू गेट, उसके अंदर आप लेबल देखेंगे 10 मेडिसिन लिखी हुई है. होम्योपैथी वैसे नहीं काम करती. तो दिस इज अ रॉन्ग मेथड ऑफ होम्योपैथी ट्रीटमेंट. अगर आपको कोई डॉक्टर एक साथ 4 बॉटल मेडिसिन का दे रहा है, होम्योपैथी में कॉम्बिनेशन नहीं चलता है. नो, इट डजंट वर्क बिकॉज होम्योपैथी के प्रिंसिपल है, हाँ, कंस्टिट्यूशन मेडिसिन दो पेशेंट की. अगर जब मैं आपको कोई और कंस्टिट्यूशन के सपोर्टिंग कुछ मेडिसिन दे रही हूँ, तो टेम्पररी में कंस्टिट्यूशन मेडिसिन को स्टॉप कर रही हूँ. मैं दोनों साइमल्टेनियसली नहीं देती हूँ. many doctors do that. Even adding Bach flower remedy. हाँ, yeah, no, true homeopath Bach flower remedy देगा तो Bach flower ही देगा. At a time you can take one medicine. You cannot take 2, 3, 4, 5. कॉम्बिनेशन नहीं दे सकते हैं. इट्स लाइक एलोपैथी. सर दर्द की ये डाली, उस पेट दर्द की ये डाली, इसकी ये डाली, उसकी वो डाली, और साथ में दूसरी 2-4 भी डाली, जो लगा वो ठीक है, बाकी का क्या? But you can administer multiple medicine with some gap. No. आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हर गैप में बदलेगा? Suppose Bach flower which works on emotional and all this thing. You take it, say suppose in the morning you take it. You leave a gap for some time. As per the advice of doctor only, but you leave a gap for whatever needed, 1 hour, 2 hour also, and take another medicine. नहीं, होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे नहीं काम करते हैं. जो बाकी की मेडिसिन है, बेस्ट. फिर एलोपैथ का भी जो है, अगर you want to continue homeopathic medicine with allopathic medicine, तो उसमें भी वही होगा ना. एक ही प्रिंसिपल की दो चीज़ें लेने में बैच फ्लावर और होम्योपैथी दोनों एक ही प्रिंसिपल पे काम कर रही है. तो वो बैच फ्लावर, मेरे पास पेशेंट है, बैच फ्लावर इज वन, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है बैच फ्लावर का मेडिसिन का, वो कॉन्स्टिट्यूशन, सो आई एम प्रिस्क्राइबिंग देम टू दैट मेडिसिन. और देयर इज अ नॉन बैच फ्लावर मेडिसिन, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन नॉन बैच फ्लावर जैसा है, तो मैं उसको वो प्रिस्क्राइब कर रही हूँ. सो आई कैन नॉट इस अगर एलोपैथ भी ले रहे उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन अलग ही है. नहीं, मैं वही पहले होम्योपैथी का डिफरेंशिएट करें. तो कोई पेशेंट का थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बैच फ्लावर जैसा, फिर थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन उसके जैसा, ऐसा दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं हो सकता है. वो ही कैन बी ओनली वन पर्सन.
आई कैन नॉट डिवाइड हिम कि सुबह में वो बैच फ्लावर जैसा रिएक्ट करेगा, दोपहर में फिर वो स्टेफिस जैसा बिहेव करेगा, और रात में लेडम्पाल जैसा बिहेव करेगा, अर्ली मॉर्निंग में ही कैन एक्ट एज अ फॉस्फरस। नो, ऐसा नहीं हो सकता है। ही कैन बी वन कंस्टिट्यूशन, एंटायर ऑफ हिज लाइफ ही विल बी सेम। जी, प्रॉब्लम है, उसके साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, दोनों वही तो उसका कैरेक्टराइजेशन हो गया ना। नहीं, उसका वही तो कैरेक्टराइजेशन हो गया ना कि ये पर्सन को फिजिकल प्रॉब्लम के साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आया। नहीं, दो मेडिसिन नहीं ना, उसका वही। नो, फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों मिला के एक ही मेडिसिन होगी ना। व्हेन वी टेक द सिम्टम, तो आप फिजिकल, तो पेशेंट तो जनरली फिजिकल सिम्टम्स के लिए आते हैं ना। आज मेरे को हेडेक हो गया, आज मेरा जो जॉइंट पेन हो रहा है, आज मेरे पेट में पेन हो रहा है, आज मेरे को फीवर है, तो वो तो फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए आते। व्हेन फिजिकल प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए उसको इंडिविजुअलाइज कैसे करना है। आप दो मेरे पास फीवर के आए हैं, या दोनों जन आप लोगों मुझे जॉइंट पेन के लिए आए हैं, तो मुझे फिर आप दोनों को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो मैं आप दोनों को कैसे अलग करूँगी। देन आई स्टार्ट एडिंग नोइंग द पर्सन, इमोशन, साइकोलॉजिकल, ये सब कुछ जान के फिर उसको अलग करूँगी। राइट फ्रॉम द टो टू हेड से टो तक मैं उसको अलग करूँगी, उसको अच्छे से जानूंगी, समझूंगी। दोनों के लिए एक ही दवा हो सकती है? यस, हो सकती नहीं, दोनों के लिए नहीं। साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रॉब्लम है, दोनों के लिए एक ही दवा होगी। दो पर्सन की बात नहीं कर रहे, ये एक पर्सन की बात कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि अगर मुझे फिजिकल प्रॉब्लम है और इमोशनल प्रॉब्लम है, तो क्या मैं दो मेडिसिन लूँ? नहीं, दोनों फिजिकल एंड इमोशनल दोनों को मिला के एक ही मेडिसिन होगी। नहीं, अलग अलग टाइम में नहीं हो। वो तो वैसे हो गया ना, सुबह में आप इस तरह से बिहेव करें, दोपहर में लेडम्पाल कर रहे हैं, शाम को फॉस्फरस कर रहे हैं, इवनिंग में हाइपरिकम कर रहे हैं, वो अलग अलग नहीं होता है। जनरली पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन एक ही रहता है, राइट फ्रॉम द बर्थ टिल द डेथ, वो बदलता नहीं है। मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के थोड़े ड्रग्स बताए, उसके थोड़े सिम्टम्स बताए, देयर वर द ओनली ड्रग कि उसका वहाँ पे हमारे पास कोई टाइम नहीं है कि उसका डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन ले सके। इमीडिएट करने के लिए दैट इमरजेंसी में दैट आर द वेरी ब्यूटिफुल रेमेडीज, बट देन उसके बाद उसका कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन लेना चाहिए। और जब भी वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के ड्रग दे रहे हैं, तभी उसके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं। इफ़ आई नो पर्सन का मुझे एडवांस में पता है कि इसका ये कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मैं उसको आर्निका नहीं भेजूंगी, मैं उसको डायरेक्ट उसकी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन ही भेजूंगी। देन ही डजंट नीड आर्निका। अभी आप एलोपैथी और होम्योपैथी की बात कर रहे हैं। मैंने ट्रॉमा मैनेजमेंट में कहा था कि एलोपैथी और होम्योपैथी साइमल्टेनियसली जा रही है, क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट करनी है, अगर फ्रैक्चर है उसको करेक्ट करना है, जो सर्जिकली करेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें it is a part of a treatment. It is nothing with allopathy or homeopathy. What medication you give is allopathy or homeopathy. अगर कोई पेशेंट को हमें अच्छे से पता है, तो वी कैन प्रिवेंट दैट एलोपैथी मेडिकेशन। फ्रैक्चर को रिपेयर करना या सर्जिकली करेक्शन कुछ करना है, दैट्स अनदर पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। एंड व्हेन वो उसके बाद जो पेन किलर देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, वो इट कैन बी रिप्लेस विथ होम्योपैथी और इट कैन गो साइमल्टेनियसली with the allopathy, but it is a very temporary time because the patient की condition इतनी बुरी है। So उस समय तो हमें patient को at least उसमें से थोड़ा बाहर निकालो, then we can stop allopathy and start going for homeopathy. अच्छा, ये taking this further, अभी एक trauma निकल गया जी। Now it's he is stabilized. Yes. Then because some advocates, even normal patient एलोपैथी चालू रखो एंड होम्योपैथी भी चालू रखो, दैट इज वन पॉइंट। तो ये इज इट गुड फॉर पेशेंट? नो, एक बार पेशेंट उसमें से बाहर आ गया, जनरली पेशेंट को जो ये है वो बाहर निकल गया। आई हैव अ पेशेंट हुम आई हैव स्टार्टेड स्टॉप द एलोपैथी मेडिसिन ऑन द 10th day एंड कंटिन्यूसली ऑन द होम्योपैथी।
एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए तो वो बोलेगा दूसरा कोई दवा इस्तेमाल नहीं करें, ओनली यूज तो एलोपैथी। इट्स अनफॉर्चुनेट ये नहीं, बट आजकल गुड डॉक्टर्स आर ऑल्सो रिकमेंडिंग होम्योपैथी। मेरे पास बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर्स खुद और उनकी फैमिली दवाई लेने आ रहे हैं, सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। They are doing in KM, they are doing it. Yes. I understand they were trying empirical for fracture healing. Yes, KM hospital. Yeah, there are so many. There are so many allopath which have turned totally to homeopath. It is good because Yeah. ultimately aim is same. Yes, aim is same, and we all know एलोपैथी मेडिसिन के उनके प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर उसके साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं। इट्स वर्ल्ड वाइड प्रूव्ड, उनकी टॉक्सिसिटी इतनी बुरी है। सो नाउ मेनी पीपल डोंट वांट टू गो अंडर दैट साइड इफेक्ट। इतने बारीक अक्षर से वो लिखे हुए रहते आई नो दैट्स अ बिजनेस पॉलिसी ना। और अनफॉर्चुनेट इस है कि हम सब लोग जानते हैं, स्टिल वी आर इनटू दैट रेट रेस, कि सबको पता है कि उसकी साइड इफेक्ट ज़्यादा है, एंड स्टिल हम लोग वही कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, जो हमारा भले टॉपिक ना है फिर भी मैं एक ऐड करती हूँ कि कई बार पेशेंट लॉन्ग टर्म मेडिकेशन लेके आता है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटिक पेशेंट है, या कोई हार्मोन ट्रीटमेंट लेके आ रहा है। वो पेशेंट को वो मेडिसिन की इतना एडिक्शन हो गया है, उसकी बॉडी को उसका एडिक्शन हो गया है, तो उसको सडनली एक ही दिन में झटके से बंद करते हैं तो पेशेंट एग्रीवेटेड हो जाता है। तो हम लोग साइमल्टेनियसली वहाँ पे दोनों स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे टेपर करते हैं। सो देर वेयर के थोड़ा समय साइमल्टेनियसली वो दोनों चलती है। But I think as far as diabetes and hypertension is concerned, allopathy has a proven record, and many doctors prefer to keep the patient on allopathy for hypertension and diabetes. I have a patient who have been taken out from the drugs and they are enjoying the normal life now without even my medication now. Hypertension patient, they are living normal life. पूरा वो मेडिसिन का कोर्स कर दिया, ऑन एंड ऑफ नाउ दे आर कमिंग, दे आर नॉट इवन रेगुलर पेशेंट, इवन आई डोंट वांट टू कॉल देम रेगुलरली। डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक इज ब्लड शुगर लेवल इज़ नॉर्मल, दे आर एन्जॉइंग देयर लाइफ। ऑफकोर्स थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह वो जहाँ पे मैंने पहले कहा था, डाइट एंड फूड इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ट्रीटमेंट। ऐसे नहीं आग में हाथ डालो और फिर होम्योपैथी की वजह से जलेगा नहीं, ऐसा तो कुछ भी मिरेकल नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप मल्टीपल मेडिकेशन, होम्योपैथी भी ले रहे हैं जो मल्टीपल मेडिकेशन या किसी और से लेके कई बार हम लोग नहीं बताते या एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, तो डॉक्टर को भी जज करना मुश्किल होता है, एंड देयर मैक्सिमम टाइम वी गो रॉन्ग। आई हैव चेंज माई प्रिस्क्रिप्शन मैनी टाइम वेर पेशेंट्स लोगों ने, मैंने मेडिकेशन दी, फिर किसी और के साथ भी उन्होंने मेडिकेशन ली, और वो आके फिर फ्रैंकली बताते भी नहीं है, क्लियर बताना चाहिए, नहीं बताते हैं, एंड देन वी आर स्ट्रगलिंग कि क्यों पेशेंट रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर बहुत प्रॉब्लम, फिर फेथ में लेना पड़ेगा। ये बोलते नहीं, आपको बोलेंगे तो बुरा लगेगा, इसलिए हमने नहीं बताया। अरे भाई आप बता भी तो दो, तो हमें पता चलेगा कि कौन हेल्प कर रहा है, कौन डुबा रहा है। हाँ, इट्स डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप तो इस तरह के, जितना पेशेंट ज़्यादा बताएगा, हाँ, इफ़ यू आर हाइडिंग इट, डॉक्टर कैन नॉट, इज़ नॉट अ गॉड, इट्स नॉट अ गॉड। मोस्ट ऑफ द मेरे पेशेंट की बात करें या किसी और भी डॉक्टर्स की बात करें जो अच्छे होम्योपैथ हैं, दे ऑल फेल्ड व्हेन पेशेंट वर नॉट रेडी टू से सर्टन पार्ट ऑफ देयर लाइफ। ये बात नहीं बता सकते, और कैसे बताएंगे, या डॉक्टर क्या सोचेगा, वो एक पार्ट है। और उसके बाद वो जो समय की वजह से जो इम्प्रूवमेंट, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और वो रिवील करने की बात बोलते हैं, नहीं रिवील करना है, एंड वी डोंट, हम लोगों को वो पता भी नहीं चलता है, क्योंकि इतना पेशेंट के साथ हम समय भी नहीं दे सकते हैं। डॉक्टर के पास भी इतना टाइम नहीं हाँ, है जो इतना डिटेल एक्सप्लेन हाँ, नहीं ऑफकोर्स मैं तो बहुत समय निकाल के डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करती हूँ, बिकॉज आई वुड लुकिंग फॉर अ क्वालिटी ट्रीटमेंट, मास ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रही। बट स्टिल हम लोग कितना पेशेंट के अंदर जाके बात कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट ने डिसाइड ही कर लिया है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। बट जितना होम्योपैथ के साथ फ्रैंक फ्री, जितना ज़्यादा बता सके, जितना रिवील कर सके, उतना डिफरेंस, इट हेल्प्स। द मैसेज वॉज दैट कि डोंट डू सेल्फ मेडिकेशन,
फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द ट्रॉमा केयर इज एब्सोल्युटली गुड। उसकी वजह से बहुत सारे इम्पैक्टफुल जो सेकेंडरी सिम्टम्स आते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या वो ज़्यादा, वो सब प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग। एंड डू सपोर्ट होम्योपैथी फॉर, नॉट फॉर द पैथी इज सपोर्टेड बिकॉज पैथी इज़ वेरी गुड फॉर द ट्रीटमेंट एंड अर्ली ट्रीटमेंट विथ होम्योपैथी क्योर्स फास्टर। कोई भी बिल्कुल स्लो नहीं है, मेरे पेशेंट तो बिल्कुल स्लो नहीं बोलते हैं कि होम्योपैथी स्लो है, ये है। जस्ट एग्जाम्पल है कि अब बहुत सारे पेशेंट जो अभी क्योर होके गए हैं और इन बिटवीन उनको ज़रूरत रहती है, इवन दे नो कि हमें किस कारण से हो रहा है, डॉक्टर साहब एक दिन की दवाई दो, एक हफ्ते की दवाई दो, एंड दे आर बेटर। सो इट्स नॉट दैट होम्योपैथी इज स्लो। अगर आप क्रॉनिक डिजीज़ में आएंगे तो वो 100% स्लो लगेगी, वेदर इट इज़ अ डिजीज़ रिलेटेड टू ट्रॉमा or disease is related with any other problem. It takes time if you come late. But trust me, during the accidental, any type of accident, our first line of homeopathy treatment, immediately supported with the constitutional medicine, gives wonderful result for the early recovery. और उसकी वजह से जो एक्सीडेंट की जो इम्पैक्ट होती है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होती है पेशेंट के, और उसकी वजह से जो रिलेशनशिप में, दैट कैन बी प्रिवेंटेड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. सो दिस वाज द मेन जेस्ट ऑफ द होम्योपैथी. अच्छा, you are in Goregaon.